बहुत ही मच अवेटेड ये बजट कहा जा रहा था। बजट है, बजट के आकलन पे अब परिचर्चा शुरू हो चुकी है और इन सब पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए खास तौर से हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करती हूं वैभव डांगे जी का, जो कि आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विषयों के न केवल जानकार हैं बल्कि वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब के सलाहकार भी हैं। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत। टीवी स्क्रीन पर आप आ चुके हैं, मुझे लगता है आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी। सर, जैसे आपकी मुस्कुराहट है वैसे ही आज का बजट भी लोग कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगी आज के बजट पर। नहीं, मुझे लगता है कि इस वर्ष बजट विशेष रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि पूरा विश्व एक साल से कोविड की महामारी से गुजर रहा था और कई समस्याओं के कारण आर्थिक विकास दर बहुत कम हुआ था और उससे उभरने के लिए उस उभार को गति देने वाला बजट अपेक्षित था। और जैसे कि हमने देखा सारे क्षेत्रों में कोविड के कारण चैलेंजेस का, रोजगार का जो समस्या हमारे सामने थी, उसमें सरकार अधिकाधिक निवेश करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए, यही बजट से एक्सपेक्टेशन था। और मुझे लगता है उसी दिशा में इस बजट की पहल वित्त मंत्री जी ने की है। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि इस समय की परिस्थिति में, क्योंकि बजट पेश करना ये एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट होता है किसी भी वित्त मंत्री के लिए, और मुझे लगता है कि गिवन कंडीशंस में जिस बैलेंस के साथ वित्त मंत्री ने एक्सपेंडिचर की तरफ भी ध्यान दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस बनाए रखा है, सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो दुनिया में चलने वाला है हमारे देश में, उसके लिए भी उचित मात्रा में संसाधनों की उपलब्ध कराए हैं, तो अर्बन सेक्टर का भी ध्यान रखा है, एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट के लिए भी विशेष रूप से व्यवस्था की है। तो मुझे लगता है इससे अधिक हाउ मच इज टू मच का तो डेफिनेशन नहीं है, बट मुझे लगता है गिवन कंडीशंस में बहुत अच्छा बजट देने का प्रयास वित्त मंत्री ने निश्चित रूप से किया है। सर, निश्चित रूप से जो कंडीशंस हैं उससे देखते हुए हर कोई कह रहा है कि ये बजट बहुत अच्छा है, लेकिन मन में एक जो संशय बार बार आ रहा है, हम अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, हम आज के माहौल की बात करें, नो डाउट हमने बीते साल एक पेंडेमिक को झेला, उसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ करती है और हम अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन अभी राइट नाउ जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है, क्या उन सिचुएशन का इफेक्ट हमारी विकास दर जो कि अनुमानित की गई है उस पर नहीं पड़ेगी? क्या माहौल को लेकर हम दुनिया के दूसरे हिस्सों को ये बता पाएंगे कि निवेश करना हमारे यहाँ सुरक्षित है, जबकि हमारे यहाँ माहौल और निवेश में कोई कंपैटिबिलिटी अभी नजर नहीं आ रही है? आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ? मैं समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहला वित्त मंत्री के सामने या देश के सामने चैलेंज है कि देश की विकास की दर जो है वो आगे बढ़े। और जिस प्रकार से पूरी दुनिया ने लॉकडाउन देखा, जिसके कारण एक सेंस में अर्थव्यवस्था पूरी ठप हो गई थी, वहां से आज हम दोबारा अर्थव्यवस्था को हम एक जिसको कहते हैं कि ऊपर बढ़ते हुए ग्राफ की तरफ ले जाना हमने शुरू किया है। और सरकार के पास उसके लिए सबसे बड़ा हथियार यही है कि अधिक से अधिक निवेश वो करे, और जिसमें प्राइमरी रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे। और मुझे लगता है उस पर फोकस सरकार ने पिछले 6-7 साल से लगातार बरकरार रखा है। और जो सबके मन में एक डर था कि कहीं कोविड के प्रेशर के कारण हम उस पर कहीं रोक ना लगे, तो मुझे लगता है सरकार ने उस बात का भी ध्यान रखा और उस पर कहीं भी रोक नहीं लगने दी है। और उसी दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट, शिपिंग, क्योंकि आधारभूत ढांचे पे जो हम इन्वेस्टमेंट, जो निवेश सरकार करती है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, वो हमारे देश में जॉब क्रिएट करने में जाता है। क्योंकि जैसे मैं अगर सड़कों की, पोर्ट्स की, एयरपोर्ट्स की बात करूं, नई सड़कें बनेगी, नई रेलवे लाइन बनेंगे, तो उसके लिए जो स्टील, सीमेंट, बाकी चीजें यूज होगी, उसके कारण हमारे सारे इंडस्ट्री पर उसका इम्पैक्ट आता है और बहुत सारे रोजगार निर्मित होते हैं। जैसे स्क्रैपिंग पॉलिसी सरकार ने एक बहुत बड़ी इस बार यूज की, उसके कारण लगभग 50 लाख से ज्यादा 20 साल पुरानी गाड़ियां हमारे देश की स्क्रैप होगी। उसका एक जो मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर पर है, साथ ही साथ आज ऑटोमोबाइल में दुनिया में हम एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने हैं। ये जो गाड़ियां स्क्रैप होगी, उसके कारण जो उसके ऑटो पार्ट्स जो है, उसका एक बड़ा बिजनेस इस देश में खड़ा हो सकता है। और मुझे लगता है 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश उसमें आ सकता है, और जिसके कारण 50,000 से ज्यादा नए रोजगार निर्माण हो सकते हैं। या जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री अलंग में इस देश में लगी
है, 90 से ज्यादा यूनिट्स लगे हैं, उसके कारण लगभग 1.5 लाख जॉब्स वहां क्रिएट हुए हैं। तो मुझे लगता है रोजगार बढ़ाना ये अगर, और उसके लिए निवेश लाना ये अगर लक्ष्य है, तो उस दिशा में सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, टोटल मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बार 5,54,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बजट में प्रपोज किया है, जो लगभग 34-35% की जिसमें बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी मात्रा में सरकार ने इस पे फोकस बरकरार रखना, इंस्पाइट ऑफ द कंपल्शन की सरकार को 192% इंक्रीज करना पड़ा हेल्थ एक्सपेंडिचर में, डिफेंस एक्सपेंडिचर में। इस समय की परिस्थिति देखते हुए वहां कहीं भी कटौती बिना किए उसमें बढ़ावा करते हुए सरकार ने इस निवेश पर भी बरकरार रखा। 27 शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है, रेलवे का ब्रॉडगेज का इस साल कंप्लीशन पूरा हो रहा है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो रहा है। तो मुझे लगता है एयरपोर्ट्स नए नए बन रहे हैं, 7 नए पोर्ट्स बनाने के प्रोजेक्ट सरकार ने बजट में अनाउंस किए। तो मुझे लगता है इन सब चीजों से निवेश और हमारे व्यवसाय को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, हमारी लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट को कम करने के लिए इस प्रकार के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नितांत इस देश में जरूरत है, निहायत ही जरूरत है। और पावर सेक्टर लीजिए, एयरपोर्ट लीजिए, पोर्ट्स लीजिए, रेलवे लीजिए, रोड्स लीजिए, तो मुझे लगता है इस पर जो सरकार का पिछले 6 साल से लगातार फोकस रहा है, जो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि भी एक सेंस में है, उसको सरकार ने बरकरार रखा है और कोविड की मजबूरियों के बावजूद भी उसको सरकार ने आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है ये, इसके लिए वित्त मंत्री निश्चित ही बधाई के पात्र है। निश्चित रूप से। लेकिन एक जो मैं बार बार कहूंगी कि बजट जब सामने आता है तो बहुत सारे सपने सामने होते हैं, उन सपनों को साकार करना महत्वपूर्ण होता है। अचीवमेंट्स हमने देखे हैं अगर लास्ट 6 इयर्स की बात करें, लेकिन 2020 में जो पेंडेमिक आया उसके बाद की जो सिचुएशन है वो बहुत सारे इफ एंड बट्स खड़े करती है। अभी आपने लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात की, लेकिन सर यहाँ पर अब इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं आपके मंत्रालय की बात करूं तो सबसे अच्छा काम और सबसे ज्यादा काम आपका मंत्रालय कर रहा है, लगातार आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन फिर भी जो अभी राइट नाउ सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि उस सिचुएशन में जिस लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात कर रहे हैं और वास्तव में जो प्रैक्टिकल सपोर्ट है उसके बीच में कोई कंपैटिबिलिटी हो पाएगी? क्योंकि जब हम कागजों में कोई चीज देखते हैं और उसे प्रैक्टिकली धरातल पर उतारते हैं सर, तो बहुत अंतर होता है। उसको किस तरीके से हम आप लोग अचीव करेंगे? क्या कुछ चुनौतियां आपको नजर नहीं आती? देखिए, किसी भी प्रकार के काम को आगे बढ़ाते समय चुनौतियां उसमें निश्चित रूप से आती है, लेकिन उसकी पॉजिटिव पार्ट ये भी है, जैसे फॉर एग्जांपल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है रेलवे का, वो इस साल पूरा हो रहा है, जिसके कारण हमारी लॉजिस्टिक्स मूवमेंट कैपेसिटी जो है कंटेनर्स की और मटेरियल की, दिल्ली और मुंबई के बीच में, दोनों ईस्ट और वेस्ट दोनों फ्रेट कॉरिडोर की हमारी डबल होने वाली है कैपेसिटी। दिल्ली मुंबई हम डेडिकेटेड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिसके कारण 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई तक सामान पहुंच पाएगा। हमारी पोर्ट्स की हैंडलिंग कैपेसिटी डबल हो रही है। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस जरूर है, लेकिन जमीन पे काम हो रहा है और बहुत अच्छी स्पीड से हो रहा है। नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए पोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे की नई इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से बहुत ही पॉजिटिव है और उस पर जो बजट में फोकस रखा गया है, देखिए जैसे आपने कहा कि बजट से अपेक्षाएं बहुत होती है और सारी अपेक्षाओं में मुझे लगता है वित्त मंत्री ने कोशिश की है कि हर अपेक्षा को थोड़ी थोड़ी रूप में पूरा की जाए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, हाउ मच इज टू मच का तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वित्त मंत्री ने हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ करने के, नए नए प्रयोग करने की कोशिश की है। नए यूनिवर्सिटीज की बात की है, डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल होने की डर था उसका पूरा करने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है आमदनी और खर्चा उसका बैलेंस बनाने का प्रयास निश्चित रूप से वित्त मंत्री ने किया है। और चाहे पोर्ट हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, उसके माध्यम से, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, एग्रीकल्चर के लिए नए नए सुझाव जो वित्त मंत्री ने दिए, मुझे ये सब लगता है सब मिलाकर देश की इकोनॉमी को एक नया जोश देने वाला, एक इम्पेटस देने वाला ये बजट निश्चित रूप से रहेगा। सर, लेकिन आपने आमदनी और खर्चे की बात की, तो खर्चा तो सामने आ चुका है, दिख रहा है कि कैसे खर्च करेंगे, लेकिन आमदनी कैसे होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैं वहीं पर जाऊंगी कि जो अभी माहौल चल रहा है, जो परिस्थितियां हैं, इसमें मैं फिर इसमें एड ऑन भी कर देती हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर IMF भी कहता है कि सबसे ज्यादा रिकवरी रेट हमारी रही है और आने वाले समय में हम बहुत अच्छे से कम्पीट करेंगे, फिर भी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, तो वो जो आमदनी होगी वो कहां से बैलेंस होगी? जैसे मैंने कहा कि अगर
कल का ही डेटा आप देखिए कि जनवरी का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1,15,000 करोड़ से ऊपर गया है, जो अब तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है, मंथली जीएसटी कलेक्शन। तो मुझे लगता है इस दिशा में हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, वित्त मंत्री ने ये भी कोशिश की है कि हमारे देश में आत्मनिर्भर की बात माननीय प्रधानमंत्री ने की है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे मोबाइल हो, एसेसरीज हो, चार्जर्स हो, उस पे इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाकर हमने कोशिश की है कि सरकार ने कोशिश की है कि हमारे देश में ये चीजें बने और वो लोकल चीजें ज्यादा आगे बढ़े। साथ ही साथ ये भी कोशिश हो रही है कि हमारे स्टील प्राइजेस को सरकार ने उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है, क्योंकि स्टील की प्राइजेस बहुत बढ़ गई थी। तो मुझे लगता है ये सब हर चीज की तरफ ध्यान रखते हुए एक मिलाजुला प्रयास, जो निवेश बढ़ाने का, इस देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का। जैसे मैंने कहा कि अगर इस साल 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनती है या 4 नए एयरपोर्ट बनते हैं, तो उसके कारण जो स्टील, सीमेंट और बाकी बेसिक इंडस्ट्री का कंजम्पशन बढ़ता है, उससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। जैसे मैंने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात की, अगर हमारे देश की 50 लाख पुरानी व्हीकल्स अगर स्क्रैप होकर उसकी जगह नई व्हीकल्स मार्केट में आती है, तो उसका सीधा लाभ देश की रेवेन्यू बढ़ने पर होगा, क्योंकि व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, व्हीकल की सेल बढ़ेगी, उसके कारण टैक्सेस बढ़ेंगे, सरकार की आमदनी उससे बढ़ेगी और देश में रोजगार की भी पैदा होगा। लेकिन सर, आज अगर सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बिल्कुल लेमैन के जैसा, जो लेमैन इस वक्त सोच रहा है, मैं एक सवाल आपसे करने वाली हूँ। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक कोशिश की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देखिए कि एक तरफ बजट में जो हम फिर जाते हैं 2020 में, सबसे ज्यादा हिम्मत टूटी थी मध्यम वर्गीय परिवारों की, और हम मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करते हैं। आपने कहा कि गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जब स्पेंडिंग पावर नहीं होगी सर, तो फिर गाड़ियां खरीदी कैसी जाएंगी? क्योंकि एक तरफ बजट आता है, बजट में आपने टैक्स को लेकर तो आपने कोई बदलाव नहीं किया, जितना था उतना ही है पेएबल टैक्स जो है, लेकिन सेस बढ़ जाता है पेट्रोल और डीजल पर। तो एक तो बात यही हो गई ना कि हमने कान इधर से पकड़े या घुमाकर पकड़े, बर्डन तो आम आदमी के ऊपर आएगा, उस कंज्यूमर के ऊपर आएगा। कंज्यूमर के पास अगर स्पेंडिंग पावर नहीं होगी तो फिर कैसे ये सर्कल पूरा होगा? नहीं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार के बीच बीच में लगातार कोविड के दौरान भी वित्त मंत्री ने अलग अलग प्रकार के इम्पेटस दिए थे, और जिसके कारण देश की इकोनॉमी को और आम आदमी को चैलेंजेस में से बाहर निकल, देखिए ये कोविड के कारण कठिन समय है। हम सब जानते हैं कि पिछले साल पूरी इकोनॉमी एक तरह से बिल्कुल ठप हो गई थी, उसमें से हम बाहर निकल रहे हैं। इसलिए एक साल में सब चीजों का बदलाव होगा ये तो संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वित्त मंत्री ने कोशिश की है, सरकार ने कोशिश की है कि कोई नया बर्डन आम आदमी पर ना बढ़े। सरकार ने कोशिश की है कोई नया टैक्स आम आदमी पर ना बढ़े। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स से तो छूट दी ही दी है, लेकिन इवन टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी है। कई प्रकार की छोटी छोटी ये सारी सुविधाएं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में बढ़ेगा, अगर देश में रोजगार बढ़ेगा, तो आम आदमी के पास आने वाला पैसा बढ़ेगा, उसके हाथ में मिलने वाला पैसा बढ़ेगा, उसको रोजगार मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो उसकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। तो इसलिए जैसे आपने कहा, ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और प्रयास यही करना होगा कि इन सब प्रयासों से, इन सब एफर्ट से इस देश की इकोनॉमी को वापस हम जीडीपी को 8%, 9%, 10% की तरफ ले जाए। क्योंकि अगर 8%, 9% की दर से अगर हम लगातार विकास करते रहेंगे, तो मुझे निश्चित लगता है कि इस देश में आम आदमी की वेल्थ बढ़ने में निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्क्रैप पॉलिसी की बात आप बार बार कर रहे हैं, तो अगर कोई आदमी अपनी गाड़ी का विंटेज कराना चाहता हो, तो क्या इसके लिए जरूरी होगा कि वो पहले अपनी गाड़ी का स्क्रैप कराए? ऐसी कोई जरूरत होगी पहले? मुझे लगता है आज तो स्क्रैपिंग पॉलिसी का एक जनरल अनाउंसमेंट वित्त मंत्री ने किया है। इसके फाइनल डिटेल्स, जैसे वित्त मंत्री ने भी अपने बजट स्पीच में कहा कि फाइनल डिटेल्स मंत्रालय की तरफ से आने वाले दिनों में घोषित किए जाएंगे। उसमें ये सब बातें निश्चित रूप से आएगी, लेकिन मुख्य रूप से उद्देश्य ये है, क्योंकि स्क्रैपिंग पॉलिसी का केवल ज्यादा व्हीकल बनना, इतना तक उसका मर्यादित स्वरूप नहीं है। जैसे पहले जो माइलेजेस आता था व्हीकल्स का, उससे आज माइलेजेस बहुत बढ़ गया है। तो नई व्हीकल्स आने से लोगों की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, पोल्यूशन कम होगा, हमारे शहरों में जो व्हीकुलर पोल्यूशन है वो कम होगा। अगर हमारी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, तो जो 8 लाख करोड़ का हम जो फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसमें अगर हम 5, 10, 15% की कमी ला सकते हैं, तो वो भी हमारा सेविंग है। तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो इसलिए
ये सब बातें बहुत, जैसे आपने कहा, इंटरलिंक्ड है। तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इज नॉट ओनली अबाउट कि पुराने व्हीकल जाए और नए व्हीकल आए, इट इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग दोज अपॉर्चुनिटी इनटू द इकोनॉमी। तो मुझे लगता है ये सब मिलाकर एक पैकेज है। उस पैकेज में निश्चित रूप से देश की इकोनॉमी को एक बड़ा इम्पेटस देने का काम ये पैकेज करेगा, ये बजट करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण अब सेगमेंट हम जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि एमएसएमई की बात हो रही है और ये कहा गया था कि एमएसएमई इकोनॉमिक बूस्टर का काम कर रहा है। अब मंत्रालय अगर देखें तो खास तौर से जो जब हम बीते पेंडेमिक से लगातार इसे जोड़ रहे हैं कि मंझले और जो लघु उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, छोटे व्यापारी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं से उनको ही आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना रखी गई थी। लेकिन सर, यहां पर भी जिस सामंजस्य की बात आती है, आत्मनिर्भर भारत के लिए उन छोटे कारोबारियों को रियायत से ज्यादा आर्थिक पैकेज की जरूरत थी, जो आपने इस बार देने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद जब बैंक से लेंडिंग की बात आती है तो बैंक लेंडिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। कई बैंक्स पे भरोसा नहीं हो पाता, कब कौन से बैंक्स डूब जाएंगे, कई बैंक्स का मर्जिंग हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये जो सामंजस्य होगा, कैसे बैठा पाएंगे आप छोटे कारोबारियों को खासतौर से लेकर? नहीं, मुझे लगता है इस पर भी इन चैलेंजेस को भी बजट में एड्रेस करने की कोशिश की गई है। जैसे आपने देखा होगा, एक तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2,94,000 करोड़ की 1,94,000 करोड़ की सरकार ने घोषित की है, जिसके कारण प्रोडक्शन से लिंक वो इंसेंटिव है, जिसका सीधा सीधा लाभ एमएसएमई को होगा। दूसरा, इस देश में बैंकों के सामने जो चैलेंजेस है, उस प्रॉब्लम को समझते हुए बैंक रिस्ट्रक्चरिंग को, खास करके बैड डेट्स के कारण बैंकों पे आने वाले प्रेशर को दूर करने के लिए एक अलग से सिस्टम, एक अलग से इंस्टीट्यूशन बनाकर उसको एड्रेस करने की घोषणा बजट में वित्त मंत्री ने की है। तो मुझे लगता है, जैसे आपने कहा कि ये चैलेंजेस समय समय पर, इस प्रकार के ये डायनेमिक चीजें हैं, समय समय पर ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो सरकार के सामने आए, और उसको एड्रेस करने की कोशिश सरकार को भी करनी पड़ेगी और इंडस्ट्री को भी करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है उस दिशा में कदम वित्त मंत्री ने ऑलरेडी घोषित किए हैं। अब ये इसके परिणाम आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है उस दिशा में परिणाम की दिशा हमको दिखने लगी है। क्योंकि कोविड में जहां पूरा हमारा एमएसएमई सेक्टर ठप हो गया था, आज हमारी जीएसटी कलेक्शन ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट गई है, प्री कोविड एरा के ऊपर गई है। तो मुझे लगता है इसका मतलब है इस देश में दोबारा आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी है। और एमएसएमई को, जैसे मैंने कहा कि वेदर इट इज स्क्रैपिंग पॉलिसी, वेदर इट इज वोकल फॉर लोकल, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्जर्स या मोबाइल्स पे ड्यूटी बढ़ाना, ये सब चीजें इस देश की, जैसे अगर स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण इस देश में कंपोनेंट्स बढ़ेंगे, यानी कुल मिलाकर रफ्तार बढ़ेगी और उस दिशा में एक तस्वीर सामने आ गई है। सर, समय की बाध्यता है, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला हमारे लिए और बहुत महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की। तो बजट आ चुका है और बजट से बहुत सारी आशाएं हैं, आशाओं पर अब खरा उतरना है। जो बातें बजट में कही गई हैं उन्हें धरातल पर उतारना है। किस तरह से उतारना है, इस पर भी सभी की निगाहें बनी रहेगी। फिलहाल दिन भर हमारी कवरेज आज बजट पर जारी रहेगी, आकलन, चिंतन, मंथन चलता रहेगा, इसलिए दिन भर आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।